दिल्ली निर्भया केस के बाद युवतियों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर निर्भया मोबाइल की शुरुआत की गई थी। यह निर्भया मोबाइल टीम कन्या स्कूल, महिला महाविद्यालय सहित उद्यानों और अन्य जगहों पर जहां छात्राओं, युवतियों और महिलाओं का आवागमन होता था, वहां कोई मनचला उन्हें न छेड़े या फिर महिलाओं के साथ होने वाली चिन्हित स्थानों पर होने वाली घटनाओं पर नजर रखती थी। किंतु किसी कारणवश वह काफी समय से बंद हो गई थी, जिससे कन्या स्कूल, महाविद्यालय और उद्यानों में युवकों की आमद बढ़ गई थी। वहीं कोतवाली से लगे उद्यान में भी प्रेमी युगलों के बैठकर अश्लील हरकत करने की पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी, जिसको गंभीरता से लेते हुए 18 जनवरी से प्रारंभ की गई निर्भया मोबाइल की शुरुआत में ही सीएसपी अपूर्व भलावी, कोतवाली थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत, निर्भया मोबाइल प्रभारी प्रीति सिंह गोतिया सहित महिला आरक्षकों के साथ पुलिस बल ने मोती उद्यान का निरीक्षण किया, जहां कुछ साथ बैठे युवक युवतियों को संदेह के आधार पर पकड़ा गया तो पहले वह एक दूसरे को रिश्तेदार बताने लगे। जब पुलिस ने उनके परिजनों से संपर्क करने की बात कही तो वह सरेंडर होकर दोबारा ऐसा नहीं करने का भरोसा दिलाने लगे। इस दौरान देखने में आया कि कुछ युवा ड्रेस कोड भी उद्यान में बैठकर मटर गश्ती कर रहे हैं, जिन्हें समझाइश देकर और उठक बैठक करवाकर पुलिस ने साफ हिदायत दी कि दोबारा उद्यान में एकांत वाले स्थान पर न बैठें और स्कूल ड्रेस पर बिल्कुल नजर न आए, अन्यथा इसके बाद उनके परिजनों को बुलाकर उन पर कार्यवाही की जाएगी। हालांकि पुलिस को देखते ही मैदान में अपने महिला और पुरुष दोस्तों के साथ बैठे लोग मुंह छिपाते भी नजर आए। हालांकि पहली बार में पुलिस ने उन्हें समझाइश देकर घर के लिए रवाना कर दिया है। इस मामले में सीएसपी अपूर्व भलावी ने बताया कि हमें शिकायत मिली थी कि उद्यान में असामाजिक तत्व बैठे रहते हैं, जिसे संज्ञान में लेकर आज निरीक्षण किया गया तो पाया कि अनावश्यक रूप से लोग यहां बैठे थे, जिन्हें समझाइश दी गई है। यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि निर्भया मोबाइल प्रारंभ हो गई है, हमारा प्रयास होगा कि यह निरंतर चलती रहे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यहां समय समय पर चेकिंग की जाएगी और यदि कोई नशा करते पाया जाता है तो कार्यवाही के साथ ही उससे पता किया जाएगा कि वह यहां नशीला पदार्थ कहां से लाया है। बहुत दिनों से हमें क्षेत्र में सूचना मिल रही थी कि जो गार्डन है उसमें असामाजिक तत्व बैठे रहते हैं, तो उस मामले में हमने संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी कोतवाली और महिला थाना प्रभारी को साथ में लेके हमने उसमें एक सामूहिक भ्रमण किया। तो उसमें से बहुत से लोग ऐसे मिले जो अनावश्यक यहाँ बैठे हुए थे, तो प्रथम रूप से हमने उन्हें समझाइश देकर ये भी छोड़ा है। कोई भी ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में आज हमें नहीं मिला है और ये कार्रवाई निरंतर अभी जारी रहेगी जब तक इस तरीके की असामाजिक गतिविधियाँ बंद नहीं हो जाती। सर, पूर्व निर्भया मोबाइल टेस्टिंग काफ़ी समय से बन गई, क्या उसे प्रारंभ किया जा रहा है? बिल्कुल, निर्भया मोबाइल आज से प्रारंभ हो चुकी है और इसके प्रॉपर हम देखते रहेंगे कि ये चलती रहे। सर, ये जो मोती गार्डन है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ आके नशा करते हैं, विभिन्न प्रकार के नशे, इन पे कार्रवाई कब होती है? आज इस तरीके का हमें अभी फ़िलहाल इस समय में नहीं मिला है। हम अलग अलग समय में यहाँ पे दबिश देंगे। जैसे ही कोई हमें इस तरीके से मिलता है तो उससे सघन पूछताछ की जाएगी कि ये कहाँ से उसने सामान खरीदा है या कहाँ से हुआ है। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा निरंतर बढ़ते जा रहा है, जिसमें सभी आयु वर्ग के लोग कोरोना संक्रमण का शिकार बन रहे हैं। हालांकि यह राहत की बात है कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर संक्रमण की आशंका के मद्देनजर अभी उतनी गंभीर स्थिति नहीं आई कि बच्चों में यह संक्रमण तेजी से फैला हो और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत आन पड़ी हो। जनवरी माह के प्रथम सप्ताह से लगातार जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। जिले में बीते कुछ दिनों से लगातार सामने आ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा अब शतक के करीब पहुंच गया है। एक जानकारी के अनुसार बीते दिवस 31 नए आए मरीजों को मिलाकर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 98 तक पहुंच गया है। हालांकि जानकारों की माने तो अभी और मरीजों के बढ़ने की संभावना है। ऐसे में जिले में कोविड सेंटर और अस्पताल में बड़े और बच्चों के उपचार के लिए माकूल व्यवस्थाएं की जा रही हैं। खासकर कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों में संक्रमण फैलने की संभावना को देखते हुए पूर्व से ही जिला चिकित्सालय में तैयारियां प्रारंभ कर दी गई थीं, जिसके चलते कोरोना के पीक में आते आते तक अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए न केवल 0 से 28 दिन तक कोरोना संक्रमित नवजात के लिए एसएनसीयू में अलग वार्ड बनाया गया है, बल्कि 29 दिन से 15 साल तक के बच्चों के लिए पीआईसीयू बनकर तैयार हो गया है, जिसे जल्द ही अस्पताल प्रबंधन को हैंडओवर कर दिया जाएगा।
शिशु रोग विशेषज्ञ और चाइल्ड केयर यूनिट प्रभारी डॉक्टर नीलय जैन ने बताया कि जैसे कि पहले कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों में संक्रमण की आशंका जाहिर की गई थी, उसे देखते हुए अस्पताल में नवजात बच्चों और 15 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए इलाज के लिए पूरी तैयारी की गई है, जिसके तहत 0 से 28 दिन के बच्चों के लिए एसएनसीयू में अलग कोरोना संक्रमित वार्ड के अलावा पूरा प्रबंधन किया गया है। वहीं 29 दिन से 15 वर्ष तक के कोरोना संक्रमित बच्चों के लिए पीआईसीयू वार्ड बनकर तैयार हो गया है, जिसके लिए नर्सों को प्रशिक्षण दिया जाना है, जहां वेंटिलेटर से लेकर सीपैप मॉनिटर, पल्स ऑक्सीमीटर सहित बेसिक दवाइयां उपलब्ध हैं। साथ ही सभी वार्डों तक सेंट्रल ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा संभावित कोरोना संक्रमित बच्चों के लिए एक अलग वार्ड बनाया गया है। यदि कोई बच्चा कोरोना संक्रमित सस्पेक्टेड पाया जाता है तो उसे वहां भर्ती रखा जाएगा। कोरोना की तीसरी वेव को लहर को देखते हुए इसमें यह माना जा रहा है कि पहली और दूसरी लहर के मुकाबले तीसरी लहर बच्चों में ज़्यादा अपना असर डालेगी। तो मैंने अभी आपको बताया कि एसएनसीयू में जो है 0 से 28 दिन तक के बच्चों के लिए भरपूर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध है। लेकिन यदि 28 दिन से लेकर 5 साल और 5 साल से भी 15 साल तक के बच्चों को कोरोना होता है तो उसके लिए हमारे गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा पीआईसीयू वार्ड बना दिया है, जो कि हमें संभावित 1-2 दिन में हैंडओवर हो जाएगा। वो इतना अच्छा है वो पीआईसीयू वार्ड, आप लोग भी देखेंगे तो लगेगा हाँ वाकई भारत सरकार ने, मध्य प्रदेश शासन ने हमारा जो पीआईसीयू वार्ड है बहुत अच्छा बनाया। उस पीआईसीयू वार्ड में 10 बेडेड पीआईसीयू है, उसमें सारी की सारी मशीनें बहुत अच्छी हैं, उसमें वेंटिलेटर्स आ गए हैं, उसमें आपके मल्टी जो पैरामीटर मॉनिटर थे वो आ गए हैं, पल्स ऑक्सीमीटर आ गए हैं, डिफिब्रिलेटर मशीन आ गई है, ईसीजी मशीन आ गई है। हमारी 4 स्टाफ नर्सेज की उसमें ट्रेनिंग दी जा रही है कि भाई पीआईसीयू वार्ड में जो बड़े बच्चों को रखेंगे, यदि उनको किसी कोरोना संक्रमित बच्चे को भर्ती करते हैं तो उसका इलाज कैसे किया जाए, इस बात के लिए उन लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलय जैन ने कहा कि यदि बच्चों में कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो अभिभावक घबराएं नहीं, बल्कि उसकी जांच कराएं और पूरी सावधानी बनाए रखें। उन्होंने कहा कि कोरोना से घबराने की नहीं, बल्कि उसे हराना है। उन्होंने कहा कि यदि अभिभावक कोरोना संक्रमित हैं तो वे स्वयं से बच्चों को दूर रखें और स्वयं को परिवार से अलग कर लें। बताया जाता है कि वारासिवनी थाना अंतर्गत आमाटोला निवासी 55 वर्षीय झाडूलाल झिल्पेश्वर और कायदी निवासी 52 वर्षीय धर्मचंद नाग टीवीएस एक्सेल में सवार थे, जब वारासिवनी के लालबर्रा मार्ग वार्ड क्रमांक 6 निवासी 19 वर्षीय विनीत चौहान पॉलिटेक्निक छात्र मांझापुर कॉलेज से अपनी मोटरसाइकिल पल्सर से लौट रहा था। 18 जनवरी के अपहरण लगभग 3 से 4 बजे के दरमियानी बनियाटोला के पास दोनों मोटरसाइकिल की भिड़ंत में दोनों वृद्ध झाडूलाल और धर्मचंद सहित युवक विनीत चौहान घायल हो गए। मोटरसाइकिल की भिड़ंत के बाद लोगों की वहां भीड़ जमा हो गई, जिसकी जानकारी के बाद घटनास्थल पहुंची एम्बुलेंस में लोगों की मदद से घायलों को जिला चिकित्सालय भिजवाया गया, जहां तीनों ही घायलों का जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है, जबकि 2 अन्य घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। भरवेली के मुंडी माई निवासी 32 वर्षीय युवक नसीम खान हिमालयास खान के साथ सोमवार की रात्रि लगभग 9 बजे एक विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे। रास्ते में गाड़ी पर बैठे नसीम खान को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी थी, जिससे नसीम को सिर और नाक में गंभीर चोटें आने पर उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जहां से उसे रेफर पर बेहतर उपचार के लिए परिजन गोंदिया लेकर जा रहे थे। इस दौरान ही रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। जबकि एक अन्य घटना में वारासिवनी थाना अंतर्गत बीडी कॉलोनी निवासी 27 वर्षीय युवक विष्णु वरकड़े को सोमवार की रात्रि लगभग 9:30 बजे गर्रा चौक के समीप घायल हालत में पड़े होने के बाद उपचारार्थ जिला चिकित्सालय लाया गया था, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। दोनों ही मृतकों की तहरीर मिलने के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने शव बरामद कर पंचनामा कार्यवाही के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है, जिसकी अग्रिम जांच संबंधित थाना पुलिस द्वारा की जाएगी। बालाघाट में भले ही चंद यात्री ट्रेन चल रही हो, लेकिन मालगाड़ियों की रेलमपेल के कारण नगर के व्यस्ततम मार्ग सरेखा, बैहर रोड, भटेरा और गर्रा रेलवे क्रॉसिंग पर गाड़ियों के गुजरने के कारण लंबा जाम लग जाता है। और यह कोई आज की समस्या नहीं है, बल्कि सालों से जिला इस समस्या से जूझ रहा है। हर पंचवर्षीय विधानसभा हो या लोकसभा, जिले की जनता ने सत्ताधारी पार्टियों के प्रतिनिधि को ही निर्वाचित कर यहां से भेजा, लेकिन यह जिले का दुर्भाग्य है कि जन सुविधा को लेकर जनप्रतिनिधि अब तक केवल प्रयासरत ही हैं, जबकि सालों पहले ही जिले को यह सौगात मिल जाना था।
प्रदेश में महज 15 महीने की तत्कालीन कांग्रेस शासनकाल पर हमेशा ही भाजपा सांसद और विधायक ये आरोप लगाते रहे हैं कि ओवरब्रिज के लिए केंद्र सरकार 50% राशि देना चाहती है, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपनी राशि नहीं दे रही है। अब जब 1 साल से ज्यादा समय से प्रदेश में भाजपा की सरकार है, बावजूद इसके ओवरब्रिज बनाने में हो रही देरी का भुगतान आम जनता को जाम में फंसकर भोगना पड़ रहा है। आलम यह है कि इस मार्ग से ट्रेन गुजरने पर जिंदा तो जिंदा, मृत व्यक्ति को भी इंतजार करना पड़ता है। ओवरब्रिज नहीं होने से आए दिन ट्रेन गुजरने के दौरान रेलवे फाटक बंद होने से आम लोगों को हो रही जाम से परेशानी को लेकर महाकाल सेना प्रमुख डाली दमाहे के नेतृत्व में जागरूक लोगों ने जल्द से जल्द ओवरब्रिज बनाए जाने की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। साथ ही चिताया कि यदि फिर भी देरी की जाती है तो इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। महाकाल सेना जिला प्रमुख डाली दमाहे ने कहा कि नगर के सभी 4 रेलवे क्रॉसिंग में यात्री गाड़ी से ज्यादा मालगाड़ियों के परिचालन से रेलवे फाटक बंद होने से हर कुछ घंटों में लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है। स्थिति ये होती है कि दोनों ओर ट्रेन गुजरने तक 1 से 1.5 किलोमीटर का जाम लग जाता है। ऐसी स्थिति में यदि किसी मरीज को गंभीर हालत में बाहर इलाज के लिए जाना होता है तो वह भी फंस जाता है। अक्सर देखा गया है कि जाम में एम्बुलेंस चाहे वह मरीज को गोंदिया ले जा रही हो या फिर किसी प्रसूता को बालाघाट अस्पताल ला रही हो, वह जाम में फंस ही जाती है, जिससे मरीजों को त्वरित उपचार मिलने में देरी होने से उनकी जान पर बनाती है। यही नहीं बल्कि आम लोग भी ओवरब्रिज न होने से जाम में फंसे रहते हैं। ब्रिज की मांग को लेकर आए थे, जो बालाघाट जिले की बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है और आए दिन भटेरा चौकी, बैहर चौकी, सरेखा रेलवे क्रॉसिंग और गर्रा में जब भी ट्रेन का आना जाना होता है तो पब्लिक को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लंबी लंबी लाइन लगती है। सरेखा क्रॉसिंग में तो हनुमान चौक से लेकर कोसमी चौक तक लंबी लंबी लाइन लगती है। उस टाइम भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और चिंता का विषय एक है, जब भी फाटक बंद होता है तो बालाघाट अस्पताल से कोई मरीज को रिफर किया जाता है, वो गंभीर बीमारी का शिकार होता है, नागपुर जाता है, जबलपुर जाता है। तो जो भी क्रॉसिंग पड़ता है, इन क्रॉसिंग में वो गंभीर बीमारी के मरीज को भी ट्रेन का इंतजार करना पड़ता है। और कई मरीज लोग तो ट्रेन का इंतजार करते करते वहाँ पे उनकी जान भी चली जाती है। ये बहुत गंभीर समस्या है। दूसरी समस्या ये है, जब किसी गर्भवती महिला को डिलीवरी का पीरियड आता है, उसको अस्पताल ले जाया जाता है, फिर फाटक बंद हो जाता है ट्रेन के आने जाने के समय में। जब फाटक बंद हो जाता है तो गर्भवती महिला, वो माँ तो इंतजार करती है, और जब पेट में जो बच्चा पल रहा है, मासूम बच्चा, उसको भी ट्रेन का इंतजार करना पड़ता है। ये समस्या एक गंभीर और समस्या है अपने बैहर चौकी क्रॉसिंग में और सरेखा रेलवे क्रॉसिंग में। सरेखा, कोसमी, देवटोला और बैहर चौकी के किसी के घर में जब किसी की मृत्यु हो जाती है और जब मृत्यु हो जाने के बाद में जब उसको शमशान घाट, जागपुर घाट ले जाया जाता है, उस वक्त सरेखा रेलवे क्रॉसिंग में उनको जाने के टाइम में फिर ट्रेन का आना जाना होता है, तो जिंदे आदमी को ट्रेन का इंतजार करना पड़ता है, वो अर्थी में लेटा हुआ मुर्दे को भी ट्रेन का इंतजार करना पड़ता है। ये शासन प्रशासन की बहुत शर्मनाक बात है। और हमारे बालाघाट जिले के जो मंत्री है, विधायक है, सांसद है, इनके लिए भी शर्मनाक बात है। बात तो बड़ी बड़ी करते हैं कि काम हो रहा है, काम हो जाएगा, पर काम कुछ हो नहीं रहा है। तो हम लोग शासन प्रशासन से का ध्यान आकर्षित करके उनको निवेदन भी करते हैं कि अगर तत्काल प्रभाव से ये पब्लिक की गंभीर समस्या को अगर ध्यान नहीं देते हैं, और वैसे भी रेलवे क्रॉसिंग पर यात्री ट्रेन बहुत कम चल रही, पूरी मालगाड़ी चल रही है, पूरा मालगाड़ी, पब्लिक को सुविधा साधन भी नहीं, पूरे आने जाने का कुछ मिल भी नहीं रहा है। ये भी चिंता का विषय है। यात्री ट्रेन अगर चलती है तो पब्लिक को आने जाने को सुविधा मिलता है, और मालगाड़ी चलने से बार बार दिन भर 50-60 बार फाटक बंद होता है। इससे बहुत परेशानी हो रही है। और रेलवे क्रॉसिंग पर मेरे ख्याल से ट्रेन का इंतजार करते करते गंभीर बीमारी के जो मरीज रहते हैं, कई लोग की जान चली जाती है, और अभी तक लाखों लोग की जान चली गई है। तो शासन प्रशासन को इसको ध्यान देना चाहिए। अगर ध्यान नहीं दिया जाता है, इसलिए उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। इसकी समझ जिम्मेदारी शासन प्रशासन रेलवे बोर्ड की। उन्होंने कहा कि यह शर्मनाक है कि जिले का एक नेता प्रदेश शासन में मंत्री, पूर्व मंत्री और सांसद सत्ताधारी पार्टी के होने के बावजूद शहर के रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज नहीं बना पा रहे हैं। दमाहे ने कहा कि जनहित को देखते हुए यदि जल्द ही इन क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज को लेकर कोई ठोस प्रयास नहीं किया जाता और ओवरब्रिज का काम प्रारंभ नहीं किया जाता है तो जनहित के इस बड़े मुद्दे को लेकर महाकाल सेना सड़क पर उतरकर आंदोलन के लिए बाध्य होगी।